भारत में एक ऐसा समय आया जिस टाइम पे बहुत क्रूशल समय था, क्योंकि उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद समझौता जो होने वाला था, तो ताशकंद समझौता होने के बाद कुछ किसी कारणवश, जो कारण क्या था वो आज तक समझ में नहीं पता चल पाया कि आखिर कारण क्या था। और ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है, मृत्यु। जैसी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है तो हमने तुरंत एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, और गुलजारी लाल नंदा को हमने कार्यवाहक प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया। हम सब जानते हैं, पहली बार हमने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जैसी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु होने के बाद एक व्यक्ति को चुना गया, जिस व्यक्ति का नाम क्या था, गुलजारी लाल नंदा। और जैसी गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया, तो प्रधानमंत्री बनाने के बाद फिर एक नया नाम हम लोगों ने चूज किया था, इसका नाम क्या था, पंडित लाल बहादुर शास्त्री। जैसी लाल बहादुर शास्त्री का नाम सजेस्ट किया था, तो लाल बहादुर शास्त्री के बनने के बाद हमने एक नया प्रधानमंत्री पाया था भारत के लिए, जो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम करने लगे थे। 1964 की बात है, कब की बात है, 1964। 1964 में जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ने अपना कार्यभार संभाला, तो 1964 में होने के बाद आप सब जानते हैं 1965 में क्या हुआ था, भारत का एक युद्ध हुआ था, जिसमें 1965 की जब बात की जाएगी, तो 1965 में पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, भारत में हमला कर दिया। और जैसे ही पाकिस्तान पे भारत ने हमला किया, तो हमला करने के बाद कश्मीर के कुछ एरिया वगैरह में, कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना भारत में चली आई। उसी चीज को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री तो थे ही, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा कि भाई इस युद्ध को कैसे रोका जाए। तो उस चीज पे क्या हुआ कि यूएन ने दखल दे दिया, और जैसे ही यूनाइटेड संगठन, हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे ही अंतरराष्ट्रीय संगठन ने उस पर हस्तक्षेप किया, तो हस्तक्षेप करने के बाद वो मुद्दा कहाँ पहुंच गया, वो डायरेक्ट मुद्दा जैसे ही यूएन में पहुंचा, तो यूएन ने एक ऑर्डर निकाला, और उस ऑर्डर में कहा कि पाकिस्तान की सेना कहाँ चली जाए, अपनी सेना को वापस कर ले, मतलब भारत पे जो चढ़ाई कर रही, भारत पे जो हमला किया है, अपनी सेना को उस जगह पर रोक ले। इतना कहने के बाद फिर क्या हुआ, इतना कहने के बाद फिर पाकिस्तान और भारत, इन दोनों लोगों को एक जगह बुलाया, जिस जगह का नाम क्या था, ताशकंद। क्या नाम था, ताशकंद। तो ताशकंद में एक समझौता करने के लिए दोनों को बुलाया। तो उस ताशकंद समझौता में आप सब जानते हैं ताशकंद क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और उज्बेकिस्तान उस टाइम पे किसका कब्जे में था, रूस के कब्जे में था। तो रूस ने उस जगह पर कहा कि एक काम करिए, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री दोनों जगह पर आए, और दोनों उस जगह पर, जगह का नाम क्या था, ताशकंद। और बुलाने के बाद समझौता हुआ, और समझौते के तौर पे जैसी समझौता हुआ, और उस समझौता के तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई, मृत्यु। उन्हें, उनके कमरे में उनको मृत पाया गया, लेकिन क्या कारण रहा, क्या कारण नहीं रहा, अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो पाई। जैसी लाल बहादुर शास्त्री की जैसी लाल बहादुर शास्त्री का निधन होता है, तो निधन होने के बाद फिर एक व्यक्ति और निकल के आते हैं, जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ये वही व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति को हमने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया था। कब बनाया था, जब हमारे यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का क्या हुआ था, निधन। जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन होने के बाद गुलजारी लाल नंदा को बनाया, तो गुलजारी लाल नंदा बनने के बाद हम सब जानते हैं, अब अगला प्रधानमंत्री की बात आएगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो हम सब जानते हैं अगला प्रधानमंत्री बन के आई थी एक द आयरन लेडी, जिसका नाम क्या था, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को जब हमने भारत का प्रधानमंत्री बनाया, वो समय कब था, वो समय था 1966। और सब जानते हैं 1966 से लेकर 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री कौन बनी, इंदिरा गांधी। और भारत की प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी बनी है, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि आखिर इंदिरा गांधी वो किस प्रकार की लेडी थी। थोड़ी थोड़ी बातें समझते हैं। जैसे ही भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, तो ऐसा समझ जाए कि इंदिरा गांधी को उस टाइम पे लोग बाग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। इंदिरा गांधी को ये सोच के बनाया था कि इंदिरा गांधी को हमने ये सोच के बनाया था कि ये तो मोम की गुड़िया है, इससे जैसा भी काम करवाना चाहें वैसा काम हम लोग करवा सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे प्रधानमंत्री बनने के प्रमुख दावेदार कौन थे, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि उस जगह पर वो लीडर भी कैसे थे, अच्छे थे, और पुराने लीडर भी थे। तो मोरारजी देसाई चाहते थे कि अब भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मैं बनूंगा। लेकिन उस टाइम पे मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री न बनाने के बाद उस जगह पर हमने किसको प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी को। और जिस टाइम पे इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, उस टाइम पे वो राज्यसभा की सांसद हुआ करते थे, राज्यसभा की सांसद। तो पेपर में यह भी पूछता है कि ऐसी कौन सा प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा का सांसद होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है। तो उनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी। और जैसे ही इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तो फिर तो वो जान गए, ये सोच के बनाया था कि इंदिरा गांधी से हम कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो पद में बैठी, और जब उनको अपनी पावर का पता चला, तो फिर उसने बताया कि भाई साहब, मैं देवी नहीं, देवी नहीं, मैं क्या हूँ, दुर्गा हूँ। और एक एक उसको उसने, एक एक नेता को अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। और उस इंदिरा गांधी की कहानियां भी बहुत बड़ी हैं साहब।
किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको सुकून से समझाऊंगा। इतना समझ जाइए कि जैसे 97 1966 1967 में जैसे ही इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन के आई, तो फिर बहुत सारे कयास लगाने लगे और बहुत सारा लोग, बहुत सारे व्यक्ति इंदिरा गांधी के विरोध में जाने लगे। इंदिरा गांधी को लोग बाग पसंद करना, लोग पसंद नहीं करते थे। हर पल उनके मन में यही विचार चलता था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से कैसे हटाया जाए, और उनको हटाने के खिलाफ रणनीतियां चलने लगी। जितने भी विपक्ष के नेता थे, इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी में ही बहुत सारे नेता ऐसे निकल के आ गए जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी को क्या कर दिया जाए, प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाए। उनमें सबसे टॉप पे किसका नाम था? मोरारजी देसाई। क्योंकि जिस टाइम पे इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, उस टाइम पे ही मोरारजी देसाई पसंद नहीं करते थे इंदिरा गांधी को। इनफैक्ट जिस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था, तो उस टाइम पे मोरारजी देसाई चाहते थे कि प्रधानमंत्री भारत का कौन बने? मैं बनूं। लेकिन कैसे बन पाते? कैसे बन पाते? समय गुजरा। उस समय गुजरने के बाद एक समय आता है जिसका नाम एक समय आता है जिसको हम लोग कहते हैं 1971। कब की बात है ये? 1971। जब 1971 की बात है, 1971 की बात है। 1971 हम सब जानते हैं कि भारत में क्या हुआ था। भारत ने बांग्लादेश को क्या कराया था? आजाद कराया था। आप इंदिरा गांधी की पावर को ऐसे समझिए कि हम सब जानते हैं इस जगह पर क्या है, ये पूरा का पूरा भारत है, और ये पूरा भारत इस जगह पर क्या है? आपका पाकिस्तान है। तो इस जगह पर क्या है? पूरा बांग्लादेश है, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो जब ये पूर्वी पाकिस्तान है, तो भारत से कोई भी पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर पूर्वी पाकिस्तान आता था, तो उसके लिए रास्ता क्या था? सिर्फ यही रास्ता था, क्योंकि ऊपर से आ नहीं सकते, क्योंकि ऊपर पहाड़ वगैरह हैं। वो कहेंगे साहब नीचे से आपको डिस्टेंस पड़ जाता था। तो पाकिस्तान के लोग जब बांग्लादेश जाते थे, तो उनके लिए कौन सा रास्ता था? यही वाला रास्ता था, तो वो डायरेक्ट चले जाते थे। लेकिन जैसे ही अब ये बात पता चली, तो पाकिस्तान की हरकतें पता चल गई। पाकिस्तान भारत के साथ कभी भी उस इंटेंशन से खड़ा नहीं हुआ, उस इंटेंशन से खड़ा नहीं हुआ कि हम भारत के सपोर्ट में हैं। तो हमेशा जब भी सोचा, उसने भारत का बुरा ही सोचा है। तो ये बात हम लोगों को पता चली। जब ये बात पता चली कि पाकिस्तान बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, तो हमने उस चीज को रोकने के लिए, इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, तो ऊपर से भारत के ऊपर से उड़ने वाली जितनी भी फ्लाइटें थी, सारी फ्लाइटों को क्या कर दिया? रद्द करा दिया। और इंदिरा गांधी ने एक आदेश कराया कि भारत के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरेगा, पाकिस्तान का तो फिलहाल कतई नहीं गुजरेगा। और जब पाकिस्तान का कोई भी फ्लाइट अगर ऊपर से नहीं निकलेगा, तो बांग्लादेश व्यक्ति कैसे जाएंगे? और जब बांग्लादेश व्यक्ति नहीं जाएंगे, तो कहेंगे बांग्लादेश में चीजें कैसे उस टाइम पे, क्योंकि सरकार, बांग्लादेश में अगर किसी को रूल करना है, तो वो रूल कहाँ से होता था? पाकिस्तान से होता था। तो पाकिस्तान से रूल कैसे होगा? तो फिर एक दूसरा रास्ता निकाला, क्योंकि इस जगह से आएंगे, और आप सब जानते हैं इस जगह पर क्या होता है? श्रीलंका। और जैसे ही पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो रास्ता क्या है? ऊपर से लेके इस तरफ का। क्या बात ठीक है? अब जैसे ही ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे ही वो पहुंचेंगे, तो बांग्लादेश पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऊपर से रास्ता इंदिरा गांधी ने क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। और जैसे ही ऊपर का रास्ता बंद करवाया, तो कहेंगे इस जगह पर सारी सेना जाने लगी। अब जब ये पता चल गया, जब मुझे पता चल जाए कि मेरा दुश्मन कितना कमजोर है, मेरा दुश्मन कितना ताकतवर है। अगर कमजोर है तो कोई बात नहीं, अगर दुश्मन ताकतवर है या दुश्मन पागल जैसा है, और हम सब जानते थे पाकिस्तान कैसा है? बिल्कुल हाफ है। और जैसे ही हमको पता चला कि भाई पाकिस्तान कुछ भी करने के प्रयास में है, तो हमने क्या कर दिया? पाकिस्तान से बांग्लादेश में क्या क्या जा रहा, क्या क्या नहीं जा रहा, कौन से जहाज जा रहे, कौन से जहाज नहीं जा रहे, तो इस चीज की खबर लेने के लिए क्या हुआ कि हमने इंदिरा गांधी ने क्या किया? श्रीलंका के साथ एक समझौता कर दिया। और समझौता करने के तौर पर श्रीलंका में एक द्वीप होता है जिसका नाम होता है कच्चा दीपू। क्या का नाम होता है? कच्चा दीपू। और कच्चा दीपू में क्या हुआ कि कच्चा दीपू का एक समझौता किया, और उस समझौते के तहत ये डील हुई हम लोगों की कि पाकिस्तान से जो भी सामान आएगा, जो भी इस पोर्ट में उतरेगा, वो चेकिंग के द्वारा ही उस जगह पर जाएगा। और जैसी चेकिंग के द्वारा जब चेकिंग होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या क्या सप्लाई कर रहा, या पूर्वी पाकिस्तान को क्या क्या भेज रहा। अगर हथियार भेजेगा, तो हमें हथियार के बारे में पता चल जाएगा। अगर लोग भेजेगा, सैनिक भेजेगा, तो सैनिक के बारे में पता चल जाएगा। अगर कोई भी एक कुछ भी भेजेगा, हमें सब सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। और फिर क्या हुआ? आप तो फिर जानते हैं। अब जैसी वो धीरे धीरे चीजें बढ़ी, हम तो जान ही गए थे। हम तो जान ही गए थे ना कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहा, कुछ बड़ा करने का प्रयास में है। और हम उस चीज के लिए क्या थे? बिल्कुल प्रिपेयर थे। और जब इंदिरा गांधी बहुत दूरंदेशी थी, डिक्टेटर थी, तानाशाह थी, उसको तानाशाह ऐसे नहीं कहते हैं। तो जैसे ही इंदिरा गांधी को जब पता चला कि मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया? इस जगह पर कच्चा दीपू पोर्ट में क्या कर दिया? उन्होंने अपनी सेना बैठाई। और सेना बैठाने के बाद उस जगह पर चार्ज किसने ले लिया? इंदिरा गांधी ने। और अब जो भी बांग्लादेश जाएगा, अब वो किसकी निगरानी में जाएगा? हम लोगों की निगरानी में जाएगा। अब हमें पता चलता रहेगा कि भाई आप इस जगह पर क्या भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे। और जब हमको सारी रिपोर्टिंग होने लगी, तो जिसकी हमको अनदेखा था, जो जो हमको जानकारी थी, वही वैसा ही हुआ। और पाकिस्तान ने क्या कर दिया? भारत पे अटैक किया। जब पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया, तो कुछ अटैक यहां से हुआ, कुछ अटैक यहां से
से हुआ? हम तो पहले से प्रिपेयर थे, क्योंकि हम जानते थे कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करने वाला है, और जैसे ही पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम तैयार बैठे थे। तो हमने कुछ आर्मी यहाँ बैठाई थी, कुछ आर्मी यहाँ बैठाएगी। अगर यहाँ से कुछ करते हैं तब भी हमारे पास अटैक, हम तब भी हमारे पास बैकअप है, और जब यहाँ से कुछ करते हैं तब भी हमारे पास बैकअप है। ऊपर से वो कर नहीं सकते, नीचे से वो कर नहीं सकते, और नीचे तो हमारे लोग हैं ही। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही जब अटैक हुआ, तो अटैक होने के बाद हम लोगों ने, अब हमें पता है, जब व्यक्ति के बारे में, जब दुश्मन के बारे में आपके पास सारी जानकारी हो कि व्यक्ति के पास, दुश्मन के पास आपकी कितनी आपकी फोर्स है, कितनी व्यवस्था है, तो दुश्मन को हराना बहुत आसान रहता है। और यही हुआ एज इट इज सेम टू सेम, कि हमको पता चल गया कि दुश्मन के पास कितना हथियार है, कितने लोग हैं, कितना सब कुछ है। तो हमने क्या किया, शायद यही कारण है कि 1971 में जो पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था, उस हमले को क्या कर दिया था हमने, सफल बना दिया। और जैसी सफल का मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे भारत ने सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करवाया। पेपर में पूछता है कि सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कौन किसका था, तो बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, और घुटने टेकने के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या में पूरी की पूरी आर्मी क्या हो गई, पाकिस्तान, भारत के सामने झुक गई, अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। कब की बात है ये, 1971 की। और जैसी 1971 की बात है, तो आप तो सब जानते हैं 1971 में ही एक चुनाव हुआ, और जो चुनाव हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी कहां से चुनाव लड़ी थी, रायबरेली से। कब की बात है, रायबरेली से। जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी, तो रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद उनके जो प्रतिद्वंदी थे, उनका नाम क्या था, राजनारायण। क्या नाम था उनका, राजनारायण। तो इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी, तो उनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था, राजनारायण। और वो कहां से लड़ रही थी, रायबरेली से। तो जैसे ही चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद राजनारायण ने क्या हुआ कि राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक नोटिस जारी किया, और ये आरोप लगा दिया इंदिरा गांधी पे कि इंदिरा गांधी जो चुनाव लड़ी है वो कैसे लड़ी है, चीटिंग के तौर पर लड़ी है। मतलब उन्होंने क्या किया है, धोखाधड़ी किया है। जब धोखाधड़ी का आरोप लगा इंदिरा गांधी पे, तो उसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी। जब इंक्वायरी होगी, तो इंक्वायरी होने के लिए फिर क्या हुआ, आप तो फिर जानते हैं ये केस कहाँ पहुंचा, लोअर कोर्ट। और जैसे ही लोअर कोर्ट पहुंचा, तो हम तो जानते हैं भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो 1971 की बात है ये, और राजनारायण ने ये कहा कि भारत में जो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी भारत की, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के पास बहुत सारी पावर थी, तब इंदिरा गांधी के पास बहुत सारी पावर थी, तो ऐसा कहा गया राजनारायण ने कि इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का मिसयूज किया, मतलब सरकारी संपत्ति का क्या किया, दुरुपयोग किया, सरकारी जिप्सी का प्रयोग किया, रैलियों में सरकारी चीजों का प्रयोग किया, अधिकारियों को गलत ट्रांसफर किया, अपनी मनमर्जी के अधिकारी अपने अपनी जगह पे अपॉइंट करवा दिए, और ये सारी चीजें हुई। जब इतनी सारी चीजें हुई, तो इस चीज पे जब कोर्ट में फैसला सुनाया, तो ये फैसला कब की बात है, 1975, 1975 में इस पे क्या सुनाया गया, फैसला सुनाया गया। और 1975 में जब फैसला सुनाया, तो फैसला क्या आया, इंदिरा गांधी के खिलाफ आया। इंदिरा गांधी के खिलाफ आने का मतलब ये है कि कोर्ट ने यही माना कि उस टाइम पे जो जज हुआ करते थे, जज का नाम होता है जगमोहन सिन्हा। क्या नाम होता है, जगमोहन सिन्हा। जज का नाम क्या होता है, जगमोहन सिन्हा। जगमोहन सिन्हा। तो जगमोहन सिन्हा जज होते हैं, और जगमोहन सिन्हा जज ने क्या किया कि एक फैसला सुनाया, ये फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी वाकई चीटिंग करके जीती हैं, मतलब इंदिरा गांधी ने वाकई मशीनरी का क्या किया है, दुरुपयोग किया है। और इसके लिए 6 साल का क्या लगा दिया, इंदिरा गांधी पे सेंशन लगा दिया कि इंदिरा गांधी कभी अब चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद में रह सकती हैं। क्योंकि 1971, तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री के पद में रह सकते हैं, लेकिन ऐसे पद का क्या करें जब पावर ही ना हो, जब चुनाव ही नहीं लड़ सकते। जब चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इंदिरा गांधी इस चीज से क्या हो गई, डिसअपॉइंट हो गई। और जैसे ही इस चीज से डिसअपॉइंट हुई, तो इंदिरा गांधी कहाँ गई, अपने आवास में गई। और आवास में जाने के बाद जब उनके चेहरे को उतरा हुआ देखा, तो उनका बेटा आया, इसका नाम क्या था, संजय गांधी। आप सब जानते हैं संजय गांधी किसका पुत्र होता है, इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी ने जब अपनी माँ से पूछा, मतलब वो सॉरी, संजय गांधी ने जब अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या बात है, तो कहेंगे कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो कहेंगे फैसला सुनाया तो क्या हुआ, आप इतने इतने परेशान क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई अब ऐसे ऐसे चुनाव लड़ने से क्या फायदा, चुनाव लड़ने की मुझे आजादी नहीं, तो ऐसे प्रधानमंत्री का मैं क्या करूं। इंदिरा गांधी ने कहा अब तो मैं क्या दूंगी, रिजाइन दूंगी। जब ये रिजाइन की बात जब संजय गांधी ने सुना, तो संजय गांधी ने कहा कि माँ आप रिजाइन न दीजिए, या मम्मी आप रिजाइन मत दीजिए। तो कहेंगे रिजाइन नहीं देंगे तो फिर क्या करें। तो संजय गांधी ने कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, तो मैं कुछ करता हूं अभी। तो संजय गांधी ने क्या किया, संजय गांधी ने फोन करके आसपास जितने भी शहर थे उन शहरों से लोग बुलाए, और लोग बुलाने के बाद पूरे इंदिरा गांधी के आसपास जो आवास होता है, उस आवास के चारों तरफ क्या कर दिए, लोग खड़े कर दिए। और जैसे ही चारों तरफ लोग खड़े कर दिए, तो फिर प्रत्येक व्यक्ति उस जगह पर सिर्फ आवास के बाहर एक ही नारा लग रहा था कि इंदिरा तेरी जय जयकार, इंदिरा की जय। जब इंदिरा गांधी की जब जय जयकार के नारे लगने लगे, तो वहां से एक बार संजय गांधी ने कहा कि जब जनता आपके सपोर्ट में है, तो कोर्ट का फैसला कोई मायने नहीं रखता।
जब जनता आपके सपोर्ट में है तो कोर्ट का कोई भी फैसला मायने नहीं रखता। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला कोई मायने नहीं रखता तो कहेंगे फिर जब कोर्ट का फैसला मायने नहीं रखता तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ तो वो सॉरी हमारे यहाँ न्यायालय सर्वोपरि है। जब हमारे यहाँ न्यायालय सर्वोपरि तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है। तो इसीलिए संजय गांधी ने एक व्यक्ति को फोन किया और वो व्यक्ति पश्चिम बंगाल से भारत में आया। और जैसे ही पश्चिम बंगाल से जैसे ही मिलने आया संजय गांधी से, तो उसने कहा कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन दीजिए जिस सॉल्यूशन के तौर पे हम इस चीज को क्या कर सकें, रोक सकें। क्योंकि ये कठिन समय है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी व्यक्ति अपनी कुर्सी का त्याग नहीं करना चाहता। समय गुजरा और समय गुजरने के बाद क्या हुआ कि जब पश्चिम बंगाल से एक व्यक्ति को बुलाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक काम करिए, भारत में क्या लगा दीजिए, आपातकाल, इमरजेंसी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? इमरजेंसी। और जब इमरजेंसी लगाने की बात आई तो हम सब जानते हैं आर्टिकल 352 के तहत भारत में क्या लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। और जैसी 352 का प्रयोग करके आपातकाल लगाने की बात आई तो उस जगह पर क्या हुआ कि आपातकाल कैसे लगाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल दो तरीके से लगता है। आपातकाल लगाने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने जब मर्जी या तब आपातकाल लगा दिया। तो आपातकाल हम तभी लगा सकते हैं जब देश में क्या हो, अशांति हो, या देश में क्या हो जाए, हमला हो जाए। अगर देश में कोई दूसरा देश अगर भारत देश पे अटैक करता है तो आपातकाल लगा सकते हैं, या देश में क्या हो, आंतरिक अशांति। अब मन में सवाल आता है कि आंतरिक अशांति क्या होता है? आंतरिक अशांति का मतलब होता है कि देश में कोई एक ऐसा इंसिडेंट घट जाए जिससे देश की पब्लिक या देश की सरकार को ये फील हो जाए कि हमारा देश बहुत कठिन समय में जूझ रहा है। तो कहेंगे इसकी समस्या ऐसा मुझे कब पता चलेगा? तो कहेंगे ऐसा पता चलता है कि मान लीजिए अगर कोई आर्मी हमारे विद्रोह में चली जाए या हमारे यहाँ की पुलिस अगर विद्रोह में चली जाए तो उस समय पर हम लोग क्या लगाना पड़ेगा? आपातकाल लगाना पड़ेगा। क्योंकि देश की सुरक्षा करने वाले लोग ही जब अपने हथियार छोड़ देंगे तो कहेंगे फिर उस जगह पर क्या हो जाएगी? आंतरिक अशांति। इसी चीज का फायदा उठाकर एक व्यक्ति का नाम था, तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि आखिर आपातकाल कैसे लगाएं। तो उस जगह का नाम, एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण। क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण का एक हवाला दिया कि ऐसा कहा, उस पश्चिम बंगाल के व्यक्ति ने कहा कि एक काम करिए मैडम, इंदिरा गांधी से कहा कि एक काम करिए मैडम। अरे वो व्यक्ति नहीं है जयप्रकाश नारायण? तो जयप्रकाश नारायण ने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा कि हम अपनी देश की पुलिस या देश की सेना से ये आह्वान करते हैं कि वो अपने हथियार छोड़ के हमारे साथ आंदोलन में जुट जाएं। क्योंकि उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की नीतियों का क्या कर रहे थे? विरोध। मतलब कांग्रेस पार्टी का क्या कर रहे थे? विरोध। और कांग्रेस पार्टी का विरोध करते 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 ये विवादित बयान उनके मुंह से निकल गया कि मैं भारत की सेना से भी ये आह्वान करता हूं कि वो अपने हथियारों को छोड़े और हमारे साथ आंदोलन में क्या हो जाएं? शामिल। बस फिर यही एक पॉइंट मिला और इस पॉइंट को आधार मानते हुए इंदिरा गांधी ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि देश में, भारत में क्या लगाया जाएगा? आपातकाल। और आपातकाल लगाने की चिट्ठी किसको भेज दी? फखरुद्दीन अली को। क्योंकि हम सब जानते हैं उस टाइम पे हमारे यहाँ के फखरुद्दीन अली उस टाइम पे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? फखरुद्दीन अली। और हम सब जानते हैं भारत में आपातकाल लगाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। और आपातकाल लगाने का जब अधिकार राष्ट्रपति को होता है तो वो किसकी सलाह पे लगाएगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पे लगाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे फखरुद्दीन अली या राष्ट्रपति को लिए एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में कहा गया कि हम भारत में आंतरिक अशांति को लेके आपातकाल लगाना चाहते हैं। और फखरुद्दीन अली ने उस पर साइन किए, हस्ताक्षर किए और भारत में प्रथम बार या पहली बार आंतरिक अशांति का आपातकाल लग के तैयार हुआ। और जैसे ही प्रथम बार आंतरिक अशांति का आपातकाल लगा तो हम सब जानते हैं भारत कितने बार आपातकाल लग चुका है? भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। और जो पहली बार आपातकाल लगा था हम सब जानते हैं 1962 में पहली बार आपातकाल लगा। और 1962 के बाद दूसरा आपातकाल कब लगा? तो पहला आपातकाल 1962 में, दूसरा आपातकाल 1971 में। ये तीसरी बार था कि भारत में आपातकाल लगने जा रहा था। लेकिन इस बार आपातकाल उस कंडीशन में नहीं जो कंडीशन में युद्ध होते थे। इस बार जो आपातकाल लगा वो इंदिरा गांधी ने ये कह के लगवाया कि उस टाइम पे क्या था? आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति क्या कारण? क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने क्या भाषण दिया था? ये भाषण दिया था कि देश में इंदिरा गांधी का दबदबा या इंदिरा गांधी की जो नीतियां हैं वो देश तोड़ने वाली हैं। अगर आपको देश को बचाना है तो हम अपनी सेना को भी आह्वान देते हैं कि वो अपने हथियारों को छोड़कर किसके साथ जुड़ जाए? हमारे साथ आंदोलन में जुड़ जाए। और आंदोलन जुड़ने के बाद तो जब आपातकाल लगा तो आपातकाल फखरुद्दीन अली ने आपातकाल लगाया। तो तीसरी बार आपातकाल कब लगा? 1975 में। फिर जैसे ही आपातकाल लगा तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि जब आपातकाल लगेगा तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सारे विपक्ष के नेता क्या करेंगे? वो सारे के सारे विपक्ष के नेता आंदोलन ना करने लगे,
उनके विरोध में ना चले जाएं, सरकार के विरोध में ना चले जाएं, आंतरिक हिंसा ना बढ़ जाए, भारत में उपद्रव ना ज्यादा हो जाए। और उसी चीज को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने जितने भी आपके नेता थे वो सारे नेताओं को उठा के कहां डाल दिया? जेल में। और सबसे पहले उस व्यक्ति को डाला जिस व्यक्ति के कहने पर ये क्या लगाया? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को जैसे ही जेल में डाला तो हम सब जानते हैं जेल में डालने के बाद जितने भी आपके विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, मोरारजी देसाई हो या कोई भी हो, जो आपका लालू प्रसाद यादव हो, कोई भी हो, जितने भी सारे नेता थे, सारे नेताओं को उठा के कहां डाल दिया? जेल में। और जैसे ही जेल में डाला, जैसे ही जेल में डाला, तो जेल में डालने के बाद ये इस कानून को आप तो सुने होंगे कि ये कानून चलता था उस टाइम पे मीसा। क्या चलता था? मीसा। तो जैसे ही उस टाइम पे जब जेल में डाला गया था तो उस टाइम पे लालू जी भी जेल में चले गए। जैसे ही लालू जी जेल में गए तो जेल में जाने के बाद उस टाइम पे लालू जी की पत्नी का नाम था राबड़ी देवी, और राबड़ी देवी उस टाइम पे क्या थी? प्रेग्नेंट थी। और जैसे ही राबड़ी देवी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। और जैसी लड़की को जन्म दिया तो लालू प्रसाद यादव किस केस में या किस कानून के तहत उनको जेल में डाला गया था? उस टाइम पे कानून का नाम था मीसा। और जब लालू जी की जब बच्ची हुई या उनकी पत्नी ने जब अपनी लड़की को जन्म दिया तो उन्होंने अपनी लड़की का नाम रखा था मीसा। मीसा मतलब जिस कानून के तहत वो जेल में गए और उन्होंने अपनी लड़की का नाम उसी कानून के नाम पे रख दिया, मीसा। और आज उनकी लड़की का नाम क्या था? मीसा भारती। आप जान गए। तो जैसे जितने विपक्ष के नेता थे वो सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद अब कोई उपद्रव ना हो पाए तो उस टाइम पे जितनी भी मीडिया वगैरह थी तो मीडिया को दबाने का काम किया। जब मीडिया को दबाने का काम किया तो उस टाइम पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संजय गांधी, जो उनका लड़का था। तो संजय गांधी ने क्या किया? उस जगह पर अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। और जैसी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद सबसे पहला कहा गया कि कोई भी पत्रकार अपनी मर्जी से कोई भी खबर नहीं छापेगा। वही व्यक्ति वही खबर छपेगी जो हम लोग चाहेंगे, मतलब जो हम सोचेंगे, जो हम कहेंगे। जो कोई भी अगर भारत में खबर जाएगी सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें खबर अच्छी लगेगी तो हम भारत में सप्लाई करवाएंगे, अब खबर जाएगी, अन्यथा वो खबर नहीं जाएगी। मतलब सरकार के विरोध में कोई भी खबर नहीं छापी जाएगी। और इस चीज को लेके उस टाइम पे सूचना प्रसारण मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। उस टाइम पे सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? उस टाइम पे सूचना प्रसारण मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। जब इंद्र कुमार गुजराल उस टाइम पे जब सूचना प्रसारण मंत्री थे तो इंद्र कुमार गुजराल से कहा गया कि एक काम करिए, इंद्र कुमार गुजराल से कहा कि एक काम करिए कि आप अपनी मर्जी से कोई भी खबर नहीं छापेंगे। और जब संजय गांधी ने जब ये बात इंद्र कुमार गुजराल से कहा तो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि ये तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 19 साफ साफ कहता है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता है, और आप हमारे लोगों की, जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे और मुझसे ये काम नहीं होगा। तो संजय गांधी ने कहा कि ज्यादा नेता ना बनो, एक काम करिए, जैसा कहता हूं वैसा करिए। तो जब इंद्र कुमार गुजराल ने जब संजय गांधी की बात नहीं मानी तो संजय गांधी की बात ना मानने के तौर पे संजय गांधी ने तत्काल रूप से इंद्र कुमार गुजराल को क्या करवाया? इस्तीफा दिलवाया। और जैसे ही बर्खास्त किया, मतलब उसको पद से हटाया, और जब पद से हटाया तो फिर उनकी जगह पर एक व्यक्ति का नाम था जिनका नाम था विद्यासरण शुक्ल। क्या नाम था? विद्यासरण शुक्ल। विद्यासरण शुक्ल। जहां तक मैं जान पा रहा हूं उनका वही नाम था, विद्यासरण शुक्ल। तो विद्यासरण शुक्ल को भारत का नया सूचना प्रसारण मंत्री बनाया। और नया सूचना प्रसारण मंत्री अगर बनाया है संजय गांधी ने तो पक्का भाई जिसने बनाया है वो तो उसी की हाई हुजूरी करेगा। तो विद्यासागर शुक्ल ने इन संजय गांधी की सारी बातों को मान लिया। अब देश में वही खबरें चल रही थी जो खबरें देश में वही खबरें चल रही। अब जो खबरें कांग्रेस सरकार को पसंद है या संजय गांधी को पसंद है या इंदिरा गांधी को पसंद है, मतलब ये पहली बार था कि लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से क्या कर दिया? सीमित कर दिया। इतना ही नहीं, जब थोड़ा और समय गुजरा तो समय गुजरने के बाद क्या हुआ कि वही संजय गांधी, जब टाइम पे आपातकाल लगा तो एक काम बहुत अच्छा हुआ। जब आपातकाल लगा था तो उस टाइम पे संजय गांधी ने एक आदेश निकलवाया था कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी ऑफिस में अपने टाइम पे पहुंचेगा। जब सरकारी ऑफिस में अपने टाइम पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे एक फायदा हो गया कि जितने भी अधिकारी थे वो सारे अधिकारी टाइम पे पहुंचते थे, भले ही काम हो चाहे ना हो। मतलब टाइम के बहुत ही पंक्चुअल हो गए थे। आपने भी देखा होगा नेपाल में एक तख्ता पलट हुआ है तो नेपाल में एक आदेश निकाला गया था कि जो भी अगर सरकारी नौकरी करने वाला या जो भी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति अगर लेट पहुंचेगा तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि उस जगह पर उसको नौकरी से रिजाइन दिया जाएगा। तो वही चीज हुआ कि भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा तो उस टाइम पे लोग पंक्चुअल हो गए, मतलब अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में लोग टाइम से जाने लगे। समय गुजरा और समय गुजरने के बाद उस टाइम पे देश की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा हो गई थी। जब देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई तो देश की जनसंख्या को रोकने के लिए संजय गांधी ने एक काम करवाया, मतलब नसबंदी चलवाई।
कि प्रत्येक व्यक्ति से कहा, प्रत्येक सरकारी अधिकारी से कहा कि भाई साहब सबको नसबंदी करवानी है, अगर देश की अगर जनसंख्या अगर नहीं रुकी तो देश हमारा बहुत पीछे चला जाएगा। जो पहले नारा लगा था कि हम दो हमारे दो, आपने देखा होगा कि नारा लगवाया था उस टाइम पे, हमने सुना भी होगा कई बार कि हम दो हमारे दो, लेकिन जैसे ही सब हमारे इस चीज पे अमल ना करके हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे गिन लो, ऐसा सिस्टम चला था। और उसी चीज को रोकने के लिए क्या हुआ, उसी चीज को रोकने के लिए जब लोग अवेयर नहीं हुए, लोग नहीं समझदार हुए, तो फिर क्या हुआ कि संजय गांधी ने नसबंदी का प्रोग्राम चलवाया। और जब नसबंदी का प्रोग्राम चलवाया तो सब लोगों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम सरकारी अधिकारियों को एक ऑफिस दिया गया कि नसबंदी करवानी ही करवानी है, और जो नसबंदी करवाएगा तो उस व्यक्ति को उपहार भी दिया जाएगा। तो उस टाइम पे रेडियो का प्रचलन बहुत ज्यादा था, क्योंकि व्यक्ति जब गांव में रहता था तो गांव में रहने के लिए उस टाइम पे रेडियो बड़ा ट्रेंड पे चलता था। जैसे आज के टाइम पे एंड्रॉइड फोन बड़ा ट्रेंड पे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील्स बड़े ट्रेंड पे चल रहे हैं, तो वही सेम टू सेम उस टाइम पे रेडियो बड़ा ट्रेंड पे चलता था। जिस व्यक्ति के पास अगर रेडियो होता था उस टाइम पे उसको लगता था कि हाँ वाकई बहुत बड़ी चीज है। तो उस टाइम पे जो भी व्यक्ति नसबंदी करवाता था उस व्यक्ति को क्या दिया जाता था, गिफ्ट में रेडियो दिया जाता था। अब सरकार भी जानती है कि भाई साहब रेडियो कम से कम दे दो, क्योंकि और किसी काम के तो आप बचे नहीं है, और कुछ तो आप कर नहीं सकते, तो आप रेडियो ही है तो वही बजाइए, वही सुनिए दिन भर, क्योंकि आप करने लायक तो कुछ बचे नहीं है। तो जैसे ही सब वो चीज हुई तो समय गुजरा, और समय गुजरने के बाद एक बार इंदिरा गांधी, ओ सॉरी, एक बार संजय गांधी अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नाम होता है शायद रुखसाना बेगम, रुखसाना खान, तो रुखसाना खान उनकी शायद गर्लफ्रेंड का नाम होता है, शायद सारा अली खान की नानी होती हैं। तो जैसे ही जब वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ जब घूमने जाते हैं तो घूमने जाने के बाद उन्होंने एक झुग्गी झुपड़ियां देखी। तो उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि भाई कितना अच्छा भारत है, और इतने अच्छे भारत में झोगड़े झुपड़ियां जो अच्छी नहीं लगती। भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी में बड़े बड़े लोग भी आते हैं, घूमने भी आते हैं, देखने भी आते हैं। अगर वो झोपड़पट्टी देखेंगे तो उस टाइम पे क्या इमेज बनेगी लोगों के सामने कि भारत कैसा है, गरीब है। तो संजय, अब आप तो जानते ही हैं कि भाई पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो, इनकी कोई बात काट सकता है क्या, कोई नहीं काट सकता, किसी में इतनी हिम्मत भी है भी नहीं कि पत्नी की बात काट दे, किसी को मौत के मुंह में थोड़ा ना जाना है। तो संजय गांधी ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो संजय गांधी ने तत्काल रूप से म्यूनसिपालिटीज को फोन किया, नगर पालिका को फोन किया, और वहां से जेसीबी बुलवा के जितनी भी झोगड़ झुप्पियां थी वो सारी की सारी झुप्पियां क्या कर दी, हटवा दी। और सारी झुग्गियां जब हटवाई तो उस टाइम पे हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन संजय गांधी ने एक भी नहीं सुनी और पूरी झोगड़ झुप्पियां क्या कर दी, हटवा दी। समय गुजरा, और समय गुजरने के बाद आप सब जानते हैं कब की बात है ये, 1975। और 1975 की बात है तो कोर्ट से क्या हुआ, 1970 सॉरी 1975 नहीं, आपातकाल लगने के बाद फिर समय गुजरा। और जब समय गुजरने के बाद थोड़ा और समय बढ़ा, जब समय बढ़ने के बाद जब संजय गांधी ने नसबंदी का प्रोग्राम करवाया, और नसबंदी के साथ साथ जब चीजें और सिचुएशन बढ़ी, तो सिचुएशन बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ कि जब आपातकाल खत्म करने की बात आई कि अब आपातकाल कैसे खत्म हो, आपातकाल को हम लोग कैसे खत्म करें, जब आपातकाल खत्म करने की बात आई तो इंदिरा गांधी को यह लगा कि अब भारत में आपातकाल खत्म कर देना चाहिए। तो उस टाइम पे फखरुद्दीन अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। और जैसे ही भारत के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली, क्योंकि राष्ट्रपति आपातकाल लगाने का पावर भी राष्ट्रपति के पास होता है, और आपातकाल को हटाने का पावर भी किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास अगर पावर है तो राष्ट्रपति का होना भी तो जरूरी है, और हम सब जानते हैं उस टाइम पे फखरुद्दीन अली की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। कब की बात है ये, 1977। और 1977 की जब ये बात है तो जब फखरुद्दीन अली का जब निधन हुआ, तो निधन होने के बाद हमारे यहाँ पर बीडी जत्ती नाम के एक व्यक्ति होते हैं, वो उस टाइम पे भारत के क्या होते थे, उपराष्ट्रपति। और अब सब जानते हैं राष्ट्रपति के निधन होने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चार्ज दे दिया जाता है। और जैसे ही साहब उस टाइम पे बीडी जत्ती उस टाइम पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के आई, जिनका नाम क्या था, बीडी जत्ती। और बीडी जत्ती को एक लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद कहा गया, एक दिन इंदिरा गांधी खाने के लिए पहुंचे किसके पास, बीडी जत्ती के पास, और बीडी जत्ती से कहा कि एक काम करिए साहब, आपातकाल हटा दीजिए। जब आपातकाल हटाने की बात कही तो बीडी जत्ती डर गए, उन्होंने कहा अरे मैडम कैसी बात कर रहा है, आप आपातकाल हटा देंगे तो ये जितने भी आपके जो जेल में बंद है वो सब बाहर आ जाएंगे, और जब सब बाहर आ जाएंगे सब खौर खाए बैठे हैं, जब खौर खाए बैठे हैं तो ये सारे के सारे आपके विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे, समस्याएं बढ़ जाएंगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी, मैडम आपातकाल ना हटाइए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जैसा कह रही हूं वैसा करो, चुपचाप जैसा कह रही हूं वैसा करिए। तो जैसे ही उपराष्ट्रपति से कहा बीडी जत्ती से, तो उपराष्ट्रपति क्या करता भाई, इतनी बड़ी तानाशाह जो आपातकाल लगवा सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो बीडी जत्ती से कह के इंदिरा गांधी ने क्या लगवाया, आपातकाल को हटवा दिया। और आप सब जानते हैं जैसे ही आपातकाल हटा तो जेल में बंद हुए सारे विपक्षी नेता क्या हुए, बाहर आए। और जैसे ही विपक्षी नेता सब बाहर आए तो सब लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, और जिस पार्टी का नाम क्या था, जनता पार्टी। और जैसी जनता पार्टी बनी तो हम सब जानते हैं जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद जनता पार्टी विजयी घोषित हुई, और जनता पार्टी क्या हो गई, जीत गई। और जब जीत गई तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री बन के आए जिनका नाम क्या था, मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और जैसे ही मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हम सब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने तो वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। मतलब अभी तक भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। मतलब जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री बनते थे वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस पार्टी से। पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्षी नेता बाहर आए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद मोरारजी देसाई भारत के अगले प्रधानमंत्री बन के तैयार हो गए। जैसे ही प्रधानमंत्री बन के तैयार हुए तो आप सब जानते हैं कि 1974 की बात है। एक घटना और होती है कि 1974 में भारत ने क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? इंदिरा गांधी। और जैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी तो उस टाइम पे भारत के जासूस या भारत के जासूस बहुत सारे रॉ के एजेंट कहाँ काम करते थे? पाकिस्तान। और जैसे ही पाकिस्तान में काम करते थे तो उस टाइम पे भारत पाकिस्तान में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, पाकिस्तान की एक एक घटना एक एक एक्टिविटी हम लोगों को पता चलती रहती थी, तब कि हम लोग सेफ थे। बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे युद्धों में हमने विजय हासिल की। हम लोग कभी भी हारे नहीं। हम लोग क्यों नहीं हारे? क्योंकि हमें पता था कि आखिर सामने वाला दुश्मन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। मतलब हमारे पास जो भी नेता थे वो सारे के सारे नेता आगे की सोचते थे, आगे की प्लानिंग करते थे। यही तो एक खास बात है देश की, यही तो एक खास बात है। तो जैसे ही 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो जैसे ही परमाणु परीक्षण किया तो देश की उपलब्धियां बहुत बढ़ गई। भारत की वैल्यू लोगों के अन्य देशों के नजरों में क्या हो गई? आगे बढ़ गई। क्योंकि अब वो भी भारत भी एक ऐसा देश बन गया जिस देश के पास परमाणु बम, परमाणु हथियार था। तो सारे लोग क्या होने लगे? भारत से भी खौफ खाने लगे। क्योंकि जिस देश के पास अगर परमाणु हथियार है तो उस देश की वैल्यू कुछ अलग ही होती है। तो वही सेम टू सेम क्या हुआ कि कुछ समय गुजरा, कुछ समय गुजरने के बाद 1977 की बात है, तो 1977 में जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पे जब पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान में अपने भारत का एक जासूस हुआ करता था और भारत का जासूस क्या करता था? सैलून में काम करता था। और जब सैलून में काम करता था तो उस टाइम पे वो बाल काटने का जब काम करता था तो एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति किसके पास जाता है? व्यक्ति बाल कटवाने जाता है। जब व्यक्ति बाल कटवाने जाता है तो भारत का जो एजेंट होता है वो एजेंट उस व्यक्ति को जान जाता है। वो कहता है कि अरे ये व्यक्ति तो साहब हमारा जान परिचित का है। जब ये व्यक्ति हमारे जान परिचित का है तो कहेंगे अच्छा, तो कहेंगे हमारा व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा? जब हमारा व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा तो उसने जब बाल काटे तो उसने बालों को फॉरेंसिक भिजवाया। जब उसे एक एहसास हो गया था कि इसके बालों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिस चीज से मैं पता करा सकता हूँ कि आखिर ये क्या करता है। तो जैसे ही उसके बालों को काट के जब फॉरेंसिक में भेजा, जब अपने लोगों को भेजा, तो उसने जांच करवाई। जब जांच करवाई तो उसको पता चला कि उसके बालों में क्या था? रेडियो एक्टिव विकिरण था। रेडियो एक्टिव विकिरण उस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है जब परमाणु बम बनाते हैं। तो परमाणु बम को बनाने के लिए रेडियो एक्टिव विकिरण का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और जैसी रेडियो एक्टिव विकिरण जब पता चला तो हमारे लोगों को जब हमने सूचना पहुंचाई, जब ये सूचना पहुंचाई तो हमने भारत को ये खबर पहुंचाई कि भाई साहब पाकिस्तान भी परमाणु हथियार या परमाणु बम बना रहा है। और जब ये बात हमको पता चली, क्योंकि ऐसा लगता था कि हम ये जान गए थे कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ बाल कटवाने आया है, जिस व्यक्ति के बालों में रेडियो एक्टिव कील पाया गया है, वो व्यक्ति उसी जगह पे काम करता है, उस जगह पे काम करता है जिस जगह पर इन चीजों की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। जब इनका काम परमाणु बम बनाने में है तो पक्का वो व्यक्ति क्या बना रहा? पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान भी क्या बना रहा? पाकिस्तान भी परमाणु बम बना रहा है। और जैसी परमाणु बम बनाने की खबर पता चली तो ये खबर अब जब भारत में आई, और जब भारत में खबर आई तो भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने तुरंत मोरारजी देसाई की, क्योंकि इस टाइम पे मोरारजी देसाई हम सब जानते हैं कि मोरारजी देसाई इस टाइम पे 81 साल के थे। क्योंकि ये ऐसे विकलौती व्यक्ति हैं जो व्यक्ति गैर कांग्रेसी नेता हैं और गैर कांग्रेसी के साथ साथ सबसे उम्रदराज नेता हैं, क्योंकि ये 81 वर्ष के हो गए थे। अगर 81 वर्ष के होंगे तो पक्का साहब भारत आजाद होने से पहले भी बहुत सालों से रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी उनके मुलाकात में रहे होंगे, उनके टच में रहे होंगे, क्योंकि एक नेता व्यक्ति हैं। और नेता होने के साथ साथ मुंबई के आपके मुख्यमंत्री भी रहे। तो बड़े बड़े नेताओं से क्या उठना बैठना हो रहा होगा, और देश आजाद होने से पहले भी रहा होगा। तो बहुत सारे नेता ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन वो किसके टच में होंगे? मोरारजी देसाई के टच में होंगे, ऐसा यार दोस्ती की तरह। तो मोरारजी देसाई ने एक बार चलता हुआ फोन कर दिया। फोन करने के बाद कहा कि हमें पता है तुम क्या कर रहे, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है कि आप क्या बना रहे, आप परमाणु बम बना रहे, हमको हल्के में ले रहे। तो पाकिस्तान इस चीज को सुन के क्या हो गया? अवेयर हो गया। और जैसे ही अवेयर हुआ तो फिर जितने भी हमारे भारत के एजेंट पाकिस्तान में थे, सारे पाकिस्तान में एजेंट क्या हो गए? मारे गए। और जब ये मारे गए तो शायद यही कारण है कि मोरारजी देसाई को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत रत्न। लेकिन
पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला, इसका नाम होता है निशान पाकिस्तान या निशान इम्तियाज। जब निशान ऐसा कोई, आप खुद विचार करिए कि पता नहीं इस व्यक्ति की क्या मति मारी थी, इस व्यक्ति को फोन करने की क्या जरूरत थी, वरना देश इतने सारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने हैं, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री बने हैं, इंद्र कुमार गुजराल बने हैं, हमारे पास पीवी नरसिम्हा राव बने हैं, एचडी देवगौड़ा बने हैं, सिर्फ उनको ही पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्यों मिला? और भी लोगों को मिल सकता था ना। तो ऐसा इकलौता एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत के सम्मान के साथ साथ, भारत के सर्वोच्च सम्मान के साथ साथ पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। जब ये समय और गुजरा तो आप सब जानते हैं कि जब समय गुजरने के बाद क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि इंदिरा गांधी को, जब जितने भी लोग बैठे थे, आप खुद विचार करिए, जब सारे लोग जेल से निकल के आए हैं और जिस व्यक्ति ने जेल पहुंचाया है, क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे ये लोग? तो इन लोगों ने क्या किया कि इंदिरा गांधी को जेल में डालने की बात की गई, और जैसी जेल में डालने की बात की गई तो इंदिरा गांधी के दरवाजे पर क्या भेज दी? पुलिस। और पुलिस भेजने के बाद कहा कि एक काम करो, जाओ उस आयरन लेडी को गिरफ्तार करके आओ, देखते हैं कितनी तानाशाह है वो। मतलब इतनी ताकतवर, हम लोगों को पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया, अब हम देखते हैं, अब हम सत्ता में हैं, अब इंदिरा गांधी को जेल में डालेंगे। और जब ये बात इंदिरा गांधी से कही गई तो पूरी पुलिस इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने घर पे पहुंची, और जैसे ही उनके आवास में पहुंची तो इंदिरा गांधी अंदर थी। जब अंदर थी तो इंदिरा गांधी जैसे ही बाहर आई, उन्होंने कहा कि क्या बात है, तो कहेंगे हमें पुलिस वालों ने कहा कि मैडम आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर है, हमारी इतनी तो वैल्यू नहीं है कि हम आपको गिरफ्तार कर दें, लेकिन क्या करें मैडम, सरकार का फैसला है, और सरकार का फैसला है तो हम सब सरकार के गुलाम हैं, तो हमें वो फैसला पालन करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए। तो कहेंगे अच्छा, तो एक काम करिए, चलिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि एक काम करिए, अगर चलूं तो मैं सही, लेकिन आप मुझे हथकड़ी तो लगाइए। तो इंदिरा गांधी ने जब ये हथकड़ी लगाने की बात कही तो इतने भी पुलिस वाले थे, तो पुलिस वालों ने हथकड़ी लगाने से क्या कर दिया, मना कर दिया, और ये कहा कि मैडम आप प्राइम मिनिस्टर नहीं देश की, हम आपको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। कहेंगे अच्छा, आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, और गिरफ्तार चलने चले आए हैं और आप मुझे हथकड़ी लगाने में शर्मिंदा महसूस हो रही है आपको? अगर मैं चलूंगी तो सिर्फ और सिर्फ हथकड़ी लगाइए तो चलूंगी, अगर हथकड़ी नहीं लगाएंगे तो मैं नहीं जाने वाली। और यही कारण रहा कि वहां पर पुलिस बहुत देर तक वेट करती रही, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्या हट पकड़ ली थी? इंदिरा गांधी की हट सिर्फ यही थी कि मैं तभी चलूंगी जब मेरे हाथ में क्या होगी, हथकड़ी। और सेम ऐसे ही हुआ कि हथकड़ी लगाई गई, और हथकड़ी लगाने के बाद इंदिरा गांधी को जैसी जेल में ले जाने लगे, और रास्ते में क्या हुआ, गाड़ी रुकी, और जनता को जब पता चला कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो सारी की सारी जनता ने पुलिस की गाड़ियों को रोक लिया, और जैसे ही रोका तो आसपास की पब्लिक ने गाड़ियों को सब घेर लिया। घेरने के बाद जब भीड़ को, पब्लिक को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी को बाहर बुलाया गया, तो इंदिरा गांधी ने उसी चीज का फायदा उठा के कहा कि देखो, जब देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता क्या सुरक्षित होगी? ये वही इंदिरा गांधी है जो कह रही हैं कि जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा। मतलब ये वही प्रधानमंत्री है जिस प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा विपक्ष अपनी ताकत के दम पे आपातकाल लगवाया और सारे विपक्ष को कहां डाल दिया, जेल में। और आज ये प्रधानमंत्री क्या कह रही हैं कि ये देश अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, मतलब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो देश की पब्लिक, देश की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। और जैसे ही ये फायदा हुआ तो लेकिन जनता का आक्रोश इतना ज्यादा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इंदिरा गांधी को क्या कराना पड़ा, रिहा करना पड़ा। और जैसे इंदिरा गांधी बाहर आई, समय और गुजरा, और समय गुजरने के बाद आप सब जानते हैं बिहार में एक बार बहुत सारे ऐसे केस हुए कि बिहार में एक बार बाढ़ आ गई थी तो इंदिरा गांधी उन लोगों से मिलने चली गई, क्योंकि सारे ने, जब बाढ़ वगैरह आती है तो नेता कहाँ से काम करते हैं, ऊपर से अपना सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि साहब ऊपर से सामान डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम अपनी जनता से, जनता हमारी है और हम जनता के लिए काम करते हैं, तो हम जनता के पास जाएंगे और जनता के पास जाने के बाद प्रत्येक जनता से बात करेंगे, उनकी समस्याओं के साथ डट के खड़े होंगे। इंदिरा गांधी ने जब ये बात कही तो लोगों ने कहा कि मैडम पानी भरा है, कैसे जाएंगे? तो कहेंगे मुझे नहीं पता कैसे जाना है, जहां तक गाड़ियां जाती हैं वहां तक गाड़ियां लेके चलिए, हम गाड़ी से जाएंगे, जहां गाड़ियां जाना बंद हो जाएंगी वहां नाव से चलेंगे, जहां नाव जाना बंद हो जाएंगी वहां पैदल चलेंगे, मतलब हम अपनी जनता से मिलेंगे। और जैसी इंदिरा गांधी जब लोगों से मिलने पहुंची तो लोगों के मन में एक बहुत ही सांत्वना पैदा हो गई कि एक ऐसी प्रधानमंत्री हो, हमें ऐसी प्रधानमंत्री चाहिए थी जो हर पल आम जनता के लिए क्या हो, खड़ी हो। और इस चीज का फायदा उठा के लोगों की नजरों में इंदिरा गांधी की वैल्यू और बढ़ी। जब इंदिरा गांधी की नजरों में वैल्यू बढ़ी तो उस टाइम पे जो मोरारजी देसाई जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो मोरारजी देसाई का सपोर्ट करने के लिए कौन व्यक्ति थे? चौधरी चरण सिंह। तो मोरारजी देसाई उस टाइम पे बहुत पावरफुल थे और चौधरी चरण सिंह भी बहुत पावरफुल थे। तो सरकार इन लोगों ने मिलकर बनाई थी। जब इन दोनों ने मिलकर बनाई थी तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया था और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, और कैबिनेट के मिनिस्टर कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को मोरारजी देसाई की इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, तो आंतरिक कलह हुआ, और आंतरिक कलह होने के बाद पता नहीं क्या कारण हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, सॉरी गलत बोल गया, चौधरी चरण सिंह की बात कर रहा हूं मैं। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया कि मोरारजी देसाई ने
चौधरी चरण सिंह को कैबिनेट की मिनिस्ट्री से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और जैसे ही चौधरी चरण सिंह को कैबिनेट की मिनिस्ट्री से बाहर कर दिया, चौधरी चरण सिंह इस बात से नाराज हुए। और जैसे ही नाराज हुए तो आप सब, मोरारजी देसाई जानते थे कि मोरारजी देसाई बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर चौधरी चरण सिंह अगर नाराज हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी, अगर इन्होंने अगर समर्थन ले लिया तो होता है, अगर आपने कैबिनेट से हटा दिया तो ये तो वही सिस्टम हो गया कि आपने एक व्यक्ति को 4 जूते मार दिए, फिर उस कहेंगे सॉरी, कहेंगे जूते भी गल गए और सॉरी बोल गया। अगर आपने अगर उनको कैबिनेट की मिनिस्ट्री से अगर बाहर किया है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब इस चीज का जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो उस चीज को दबाने के लिए मोरारजी देसाई ने क्या किया कि चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री के पद से नवाजा, वो उप प्रधानमंत्री के पद पे बैठा दिया। और जैसे ही उप प्रधानमंत्री के पद पे चौधरी चरण सिंह को बैठाया, लेकिन उन्हें क्या ही पसंद था, चौधरी चरण सिंह को जब आपने कैबिनेट की मिनिस्ट्री से बाहर किया तो भाई साहब इस चीज का दुख भी उनको बहुत ज्यादा था। अब आप उप प्रधानमंत्री बनाने के बाद, उप प्रधानमंत्री तो वो सिस्टम हो गया सरकार वाला कि भाई आपने 50 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया देने की बात कही और आपने 1000 1000 2 2 हजार रुपया दे दिया। ये कैसी बात हुई भाई? आपने कहा था कि भरपेट खाना खिलाएंगे, लेकिन 2 पूड़ी खवा के आपने फ्री कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है। आप अगर ये कहते कि 2 2 पूड़ी खिलाएंगे तो हम अपना खा पी के आते। तो सिस्टम वही हुआ कि जब चौधरी चरण सिंह से जब नाराज हुए, चौधरी चरण सिंह जब मोरारजी देसाई से नाराज हुए तो उसी नाराजगी का फायदा उठा के जब मोरारजी देसाई को पता चला कि चौधरी चरण सिंह हमसे नाराज हैं, तो फिर क्या हुआ कि जितने भी आपके मोरारजी देसाई के लोग विपक्ष में खड़े हो गए और सारे के सारा मंत्रिपरिषद क्या हुआ, मोरारजी देसाई के खिलाफ हुआ और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का विचार वो करने लगे। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की जब सोचने लगे सारे लोग, तो ये बात जब पता चली मोरारजी देसाई को, जितना भी हमारा मंत्रिपरिषद है वो सारा हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा, तो उसी डर से मोरारजी देसाई ने कहा कि इतना बड़ा नेता होने के बाद अगर मेरे खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मोरारजी देसाई ने अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही अपने आप को क्या दे दिया, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। और सब जानते हैं जब इस्तीफा दिया है तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे भारत के अगले प्रधानमंत्री बन के आए जिनका नाम क्या था, चौधरी चरण सिंह। और जैसे चौधरी चरण सिंह बने तो चौधरी चरण सिंह कब बने थे, 1979 से 1980 तक। और 1980 में जैसे चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ समय ही सरकार चल पाई और सरकार क्या हो गई, गिर गई। और जब ये सरकार गिरी तो हम सब जानते हैं सरकार गिरने के बाद उस टाइम पे दूसरी पावरफुल नेता कौन थी, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी। और हम सब जानते हैं 1980 में जब चुनाव हुए तो 1980 में चुनाव होने के बाद भारत की अगली प्रधानमंत्री बन के आई इंदिरा गांधी। और आप सब जानते हैं अब इंदिरा गांधी जब बनेगी तो इंदिरा गांधी बनने के बाद जैसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, इंदिरा गांधी कब बनी, 1980 में। 1980 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारी दोबारा चुनाव जीत के आई तो 1980 में जाने के बाद उस टाइम पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था भिंडरेवाला। भिंडरेवाला, भिंडरेवाला, तो एक व्यक्ति नाम था भिंडरेवाला। वो अपना एक अलग राज्य बनाने की बात कर रहा था। उसकी डिमांड कुछ ऐसी थी जो डिमांड को हमारी सरकार मानना नहीं चाहती थी। और धीरे धीरे उसने जब उनकी हमारी सरकार ने जब उनकी डिमांड पूरी नहीं करी तो उसने अपना एक संगठन बनाया। जब संगठन बनाया तो वो संगठन क्या करता था, सरकार से अपनी डिमांड को पूरी करवाता था, अपनी मांगों को पूरी करवाता था। और वो जो संगठन था वो संगठन बहुत ही हिंसात्मक था। हिंसात्मक मतलब क्या था कि ऐसा लगता था कि वो ऐसी गतिविधियां करता था जो कैसी हो, जो नहीं करनी चाहिए। मतलब हथियारों का प्रयोग करके अपनी डिमांड को पूरा करना, दिस इज नॉट फेयर। अगर डिमांड अगर आपको मनवानी है, अगर गांधी जी भी यही सोचते तो हो सकता है जाने कितनी लाशें बिस जाती। तो गांधी जी की चीजों पे चलने वाले कांग्रेस के पार्टी के जो लोग थे तो वो कभी हिंसा नहीं करते। कभी भी आपको अगर अपनी डिमांड पूरी करवानी तो कभी हिंसात्मक रूप मत अपनाइए। और इसी चीज को लेके क्या हुआ कि भिंडरेवाला से कहा गया, वो भिंडरेवाला क्या करते थे, अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए क्या करते थे, वो एक ऐसी चीजों का काम करते थे, एक ऐसा हिंसात्मक रूप अपनाते थे। हो सकता है लड़ाई दंगे हो जाए, हो सकता है मारपीट हो जाए, हो सकता है किसी का नेता का मर्डर हो जाए, हो सकता है जनता का घेराव कर लें, हो सकता है किसी जगह का घेराव कर लें, किसी गाड़ियां वगैरह जला दें। मतलब अपनी डिमांड को मनाने के लिए ये सब चीजें करते थे। इन चीजों से जब तंग आके जब ये बात पता चली प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई साहब ये चीजें कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और भिंडरेवाला के जो संगठन था उस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। और जैसी संगठन घोषित किया तो जब पता चला कि इस संगठन को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जब खत्म करने की बात आई तो एक खबर निकल के आई कि ये भिंडरेवाला, एक बार ये खबर निकल के आ गई कि जो पंजाब में जो अमृतसर है, उस अमृतसर में ये सारा का सारा भिंडरेवाला क्या है, अपने लोगों के साथ उस जगह पर
छपा हुआ है। जब ये बात खबर जब पता चली बाहर, तो जब पता चलने के बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी आर्मी उस जगह पर मौजूद करा दी, मतलब अमृतसर को पूरी तरीके से घेर दिया। जब घेर दिया तो फिर एक ऑपरेशन चलाया, इसको कहते हैं ऑपरेशन ब्लू। कौन सा ऑपरेशन? ब्लू स्टार ऑपरेशन ऑफ चलाया। और जैसे ही ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया, वो ऑपरेशन किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ भिंडरेवाला को। क्यों चला था? क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि भिंडरेवाला कहाँ छिपा हुआ है। भिंडरेवाला छिपा हुआ है पंजाब के अमृतसर में। और जैसे अमृतसर में, जब अमृतसर का मतलब क्या था? स्वर्ण मंदिर। और जैसे ही स्वर्ण मंदिर में छिपने की जब बात आई, तो उसको ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चला गया। और जैसे ही सर्च ऑपरेशन चला, तो वहां पर ढूंढने के बाद वहां के कुछ लोग भी मिले, मतलब भिंडरेवाला संगठन में जितने भी लोग थे, उनमें से कुछ लोग वहां पे पाए गए। और वहां पे बहुत सारे मात्रा में बारूद भी पाई गई, हथियार भी पाए गए। और इस चीज को लेके जब आर्मी उस जगह पर पहुंची, तो इंदिरा गांधी ने उस जगह पर हमला करने के लिए कह दिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये व्यक्ति जिंदा नहीं चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए जिंदा या मुर्दा। और जैसे ही भिंडरेवाला को पकड़ने के लिए क्या किया, उस जगह पर अटैक किया। और अटैक करने के बाद भिंडरेवाला को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। और वो आतंकी संगठन क्या हो गया? समाप्त हुआ। लेकिन जैसे ही आतंकी संगठन उस जगह पर समाप्त हुआ, तो उस चीज से काफी लोग खुश भी थे, काफी लोग नाराज भी थे। खुश थे कि आतंकी संगठन खत्म हुआ, मतलब अब देश में क्या होगा कि देश में अब इस तरीके की चीजें, एक्टिविटीज नहीं होंगी जिससे कोई ना कोई क्राइम वगैरह बढ़े। लेकिन कुछ जो लोग नाराज भी थे। नाराज क्यों थे? क्योंकि आपको अगर हमला करना था तो किसी पवित्र स्थान पे हमला नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमला करना था तो आप भिंडरेवाला को बाहर पकड़ते, लेकिन आपने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर में अटैक करवा के आपने पवित्र स्थान को क्या कर दिया? खंडित कर दिया। और ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जितना भी सिख समुदाय था, वो सारा का सारा सिख समुदाय इंदिरा गांधी के खिलाफ में चला गया। और जब इंदिरा गांधी के खिलाफ में चला सिख समुदाय, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ में जैसी सिख समुदाय गया, तो सिख समुदाय ने क्या किया? उस टाइम पे इंदिरा गांधी के 2 गार्ड हुआ करते थे। वो 2 गार्ड जब इंदिरा गांधी के परमानेंट 24 घंटे एज अ बाउंसर के रूप में रहते थे, गार्ड के रूप में रहते थे, कमांडो का रूप में रहते थे। तो इंदिरा गांधी, अच्छा, इंदिरा गांधी ये जानती थी कि मैंने ये कोई गलत काम नहीं किया, मैंने एक ऐसे संगठन का समाप्त करवाया जो संगठन देश में आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर रहा था, मतलब अपनी जो डिमांड करता था वो गलत तरीके से मांगता था। और ये बिल्कुल सही भी है, खत्म भी होना चाहिए ऐसे संगठन। अगर आप डिमांड करिए, लेकिन आप अच्छी तरह करिए। लेकिन आप ऐसी तरीके से अगर डिमांड करेंगे जिससे लोगों की क्षति हो, आर्थिक नुकसान हो, आंतरिक संप्रभुता समाप्त हो, तो कहेंगे सब ऐसी ऐसी डिमांड को हम लोग पूरा नहीं करेंगे। लेकिन क्या करें भाई, लोगों की धार्मिक जो आस्था जुड़ी हुई थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उसी चीज का विरोध लेके जो इंदिरा गांधी की जो गार्ड हुआ करते थे, 1984 की बात है, 1984 में उनके 2 गार्डों ने इंदिरा गांधी को गोलियों से भूंज दिया, या गोलियां चला दी। और जैसी 2 गोलियां चलाई, तो इंदिरा गांधी की उस जगह पर क्या हो जाती है? डेथ। और जैसी डेथ हो जाती है, हम सब जानते हैं इंदिरा गांधी के बाद अगले प्रधानमंत्री बन के आते हैं, क्योंकि पूरा देश शोक में गुंज जाता है। आप सब जानते हैं, अगर देश में प्रधानमंत्री की हत्या हुई तो ये कोई आसान, कोई एक आम बात नहीं है। देश में प्रधानमंत्री की हत्या का होना मतलब है कि देश में आपकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर ही सुरक्षित नहीं है, मतलब सरकार का वास्तविक प्रमुख ही अगर सुरक्षित नहीं है, तो भाई देश की जनता कैसे सुरक्षित होगी? और फिर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जैसे ही वहां पे समाप्त हुई, मतलब इंदिरा गांधी का जैसे ही मर्डर हुआ, तो मर्डर होने के बाद जैसे उनकी हत्या हुई, हत्या होने के बाद सारी की सारी सांत्वना किसको मिली? सारी की सारी सांत्वना कांग्रेस पार्टी को मिली। और कांग्रेस पार्टी को जैसी सांत्वना मिली, तो फिर से चुनाव होते हैं। और चुनाव होने के बाद 1984 में भारत का अगला प्रधानमंत्री मिल जाता है, इसे कहते हैं हम लोग राजीव गांधी। याद रहेगा।